कमलेश्वर और नई कहानी का परिचय अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो कमलेश्वर नई कहानी आलोचना में अनुभव की प्रामाणिकता को जोरदार तरीके से स्थापित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि नई कहानी में प्रामाणिकता यानी अनुभव की प्रामाणिकता की बात यूं नहीं उठी थी। साहित्य का संस्कार तो मुझे इलाहाबाद से ही मिला था, और ये भी सही है कि देवा की माँ, राजा निर्वंशिया, गर्मियों के दिन, कस्बे का आदमी आदि कहानियां इलाहाबाद से ही लिखी गई थी, पर इनकी मनोरचना मैनपुरी में ही हुई थी। कस्बे की जिंदगी को वे इस दौर में न केवल जी रहे थे, अपितु उसे समग्र रूप से कहानियों में आत्मसात करने की कोशिश की है। कमलेश्वर जहां दाम्पत्य संबंध के असंतोष और बिखराव का चित्रण अधिक करते हैं, देवा की माँ, राजा निर्बंसिया कहानी, बयान कहानी, आत्मा की आवाज कहानी, 3 दिन पहले की रात आदि कहानियों में उनको जो है उदाहरण देखने को मिल सकता है कि कस्बे की संस्कृति, प्रत्येक जगह की क्या क्या संस्कृति होती है, वह कहानियों में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कमलेश्वर की कहानी। तो सुधीश पचौरी एक आलोचक है, उनके शब्दों में कमलेश्वर पुराने पन के इसी मर्म प्रदेश पर प्रहार करते हैं जो स्त्री को अपने त्याग, तपस्या और भोग की देवदासी बनाए रखना चाहता था। उन्होंने आगे लिखा कि कमलेश्वर ने पुरानी कहानी की स्त्री की जो टाइपोलॉजी को सटीक ढंग से पकड़ा है, उसकी व्यर्थता को सिद्ध किया है। तो आज हम राजा निर्बंसिया कहानी की समीक्षा करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहले तो हमें इसके पात्रों के बारे में जानना होगा। पहला पात्र है जगपति। एक दंपति है, जगपति और चंदा। जगपति चंदा का पति है और चंदा जगपति की पत्नी। दयाराम जगपति का रिश्तेदार है, दूर के रिश्ते का भाई। बच्चन सिंह कस्बे के अस्पताल का एक कंपाउंडर है। ये 4 कैरेक्टर तो है। कहानी 2 तरह से चलती है, जगपति, चंदा, दयाराम, बच्चन सिंह, और एक है राजा निर्बंसिया और उसकी रानी। और एक बार एक जगह प्रसंग आया है कहानी में भटियारिन का। राजा निर्बंसिया की रानी ही भटियारिन बनकर राजा निर्बंसिया से मिलने जाती है। तो राजा निर्बंसिया कहानी, एक तरह से तुमको मैं छोटी सी स्टोरी बता देता हूं कि राजा निर्बंसिया कहानी ही कस्बाई जीवन पर आधारित है, जो आम आदमी की कथा कहती है। कमलेश्वर ने 2 भिन्न भिन्न युगों की कहानियों को निर्बंसिया कहानी आर्थिक व्यवस्था निरूपताओं द्वारा दाम्पत्य संबंध को समांतर रूप से इस कहानी में रख दिया गया है। 2 युगों की कहानी को समांतर रूप से रखकर दिखाया। एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की 2 कहानियां एक साथ चलती है। पहली कहानी लोक कहानी है, जो आम आदमी की नहीं बल्कि राजा और रानी की कहानी है, राजा निर्बंसिया की कहानी। लेकिन ये कहानी कभी भी नहीं लगता कि दूसरी कहानी के ऊपर बोझिल हो रही है, बल्कि सहायक कहानी के रूप में आती है। संपूर्ण कहानी आधुनिक कहानी का नायक जगपति और चंदा की व्यथा का ही वर्णन करती है। राजा निर्बंसिया कहानी आर्थिक व्यवस्थाओं निरूपताओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की मधुरिमा के कड़वाहट में बदलते उन संबंधों के तिड़कने और टूटने की बेड़ी तथा संतानहीनता दंपति की सामाजिक स्थिति
संतानहीनता दंपति की सामाजिक स्थिति कैसी होती है, और मानसिक पीड़ा, और उस पीड़ा में पुत्र प्राप्ति की ललक कि एक बेटा हो जाए जिससे वंश बढ़ जाए। इसका मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है कहानी में। इसमें जगपति और चंदा का संघर्ष है, जहां जगपति का बाह्य तथा आंतरिक जीवन का संघर्ष है, वहीं चंदा का पत्नी और स्त्री होने का संघर्ष है। जगपति की मूल्यहीनता से ग्रसित आम आदमी है। वह सुख के लिए किसी भी मूल्य को त्यागने के लिए तैयार है। इस कहानी में एक लोक कथा के माध्यम से, जो राजा निर्बंसिया की कहानी है, उस लोक कथा के माध्यम से एक आधुनिक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी कही गई है। राजा निर्बंसिया कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव के अलावा आर्थिक स्तर पर मध्य वर्गीय परिवार की लाचारी भी देखी। अगर आर्थिक स्थिति ठीक सही नहीं रहेगी तो वह परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार मरने के लिए व्याकुल हो जाता है, जिससे जगपति आत्महत्या कर लेता है। इसका अर्थ मानव के रिश्तों को भी जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। अगर अर्थ होता, न बच्चन सिंह का अवरोध आता, न समाज चंदा पर उंगली उठाने की हिम्मत रखता। कमलेश्वर उस पुराण कथा के द्वारा ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिसके पास पैसा है, समाज में मान सम्मान है, इज्जत आबरू उसी के पास होती है। पैसा ही सब कुछ है समाज में। राजा निर्बंसिया कहानी दो व्यक्तियों की कहानी है। दो व्यक्तियों की कहानी सी लग रही है, वो दो व्यक्तियों की कहानी है। उन्होंने लिखा भी है कि यदि मेरी कहानी के पात्र शक सीमित हैं तो वह उसकी कमजोरी ही समझी जाएगी। यह कहानी दो पात्रों तक न सिमटकर गतिशील जीवन के कई उतार चढ़ाव को एक साथ व्यंजित करती है। इनमें जगपति और चंदा का अपना अपना संघर्ष है। बच्चन सिंह जैसा व्यक्तित्व है, साथ में एक लोक कथा भी है, और जिससे प्रत्येक प्रस्तुति के बाद चंदा और जगपति की कथा एक भीषण सामाजिक समस्या बनकर सामने आती है। पर उसी दिन जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई देवीय शक्ति नहीं थी और जगपति कोई राजा नहीं है। बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। वह जीने की भरपूर इच्छा रखते हुए भी आत्महत्या के लिए विवश हो गया। तो कमलेश्वर जीवन की इसी समग्रता को यथासंभव रूपायित करने का प्रयास कर रहे हैं। पति पत्नी संबंध और कस्बाई संस्कृति के लिहाज से राजा निर्बंसिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। नई कहानी के अनुरूप स्त्री पुरुष संबंधों में आए बदलाव और समाज शास्त्रीय चिंता, समाज कैसा होना चाहिए, वह विचारधारा कहानी में व्यक्त की गई है। यह दो समांतर ध्रुवों की कहानी है। इसमें पारंपरिक लोक शिल्प के समांतर वर्तमान जीवन की विसंगति बोध को कलात्मकता के साथ चित्रित किया गया है। कहानी की शुरुआत ही एक कहानी से होती है, जो मां कहानी सुनाया करती थी। एक राजा निर्बंसिया थे।
इसी प्रकार इस कहानी की समीक्षा भी बहुत सारे आलोचकों ने की। रघुवीर सिन्हा ने लिखा कि दो भिन्न भिन्न युगों, दो भिन्न चरित्र नायकों की कहानी बन जाती है। एक राजा निर्बंसिया जो पौराणिक या ऐतिहासिक है अथवा लोक कलात्मक है, जैसा भी है वो कहानी, और दूसरा राजा निर्बंसिया से जो इस युग में अपनी संपूर्ण जीवंतता के साथ आज के जटिल जीवन से संघर्ष करना चाहता है। दंत परंपरा के रूप में एक कहानी राजा निर्बंसिया की चलती है और साथ ही साथ आधुनिक युग के जगपति नामक एक दूसरे व्यक्ति की कहानी है। ये कहानी पूरी तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया है कमलेश्वर ने। परंपराबद्ध तथा आदर्शवादी कहानी है, इसमें नैतिक मूल्यों की स्थापना की गई है, इसीलिए उस पौराणिक कथा को रखा कमलेश्वर ने। राजा निर्बंसिया तथा जगपति दोनों विभिन्न समय के होते हुए भी एक ही मनोदशा से गुजर रहे हैं। राजा निर्बंसिया की जो मानसिक स्थिति थी वही आज जगपति की भी वही मानसिक स्थिति हो रही है आधुनिक समाज में, परंतु दोनों की प्रतिक्रियाएं एकदम भिन्न हैं। दो युगों के इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए ही इन कहानियों को जो है साथ साथ कमलेश्वर ने रखा है। इस कहानी में कस्बाई मनोवृत्तियां बड़े सूक्ष्म रूप से स्पष्ट की है। कस्बाई मनोवृत्तियां यानी जो कस्बे की, एक एरिया की जो मेंटलिटी होती है, जो मनोवृत्ति होती है, उसको बड़े ही बारीकी ढंग से दिखाया है हमारे कमलेश्वर ने। कस्बाई मनोवृत्ति की बड़ी विशेषता ये होती है कि वो एक दूसरे के जीवन में रुचि लेते हैं, दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना। अरे किसी के बच्चे नहीं है तो उसकी जिंदगी में तुम क्यों झांको, उसके लिए तुम क्यों दूसरों को जो है समाज प्रताड़ित करे, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बर्बाद होती है। ताक झाक करते रहते हैं दूसरों की जिंदगी में। कोई भी सामान्य सी घटना हो कस्बे में चर्चा का विषय बन जाती है। राजा निर्बंसिया में चंदा के बच्चे होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। जो जहां था वही रुककर हाल लेने लगता है। कस्बाई जीवन परिवेश की मनोस्थितियों की पहचान कमलेश्वर की कहानियां ही देती है। राजा निर्बंसिया कहानी में पुरुष, गांव की स्त्रियां भी जगपति के पुरुषता पर व्यंग करती है। वह तो तन मन इज्जत पैसे के कर्ज से डूबा हुआ है जगपति। उसकी चाची भी पास से जब गुजरती है जगपति के तो कहने लगती है, आ गया सत्यानाशी कुलभोरन। चंदा खुद भी कहती है कि तुम्हारे कभी कुछ ना होगा, परंतु उसका एक रूप और है। वह अपने बीमार पति को बचाने के लिए अस्पताल के कंपाउंडर से समर्पित हो गई ताकि पति की दवाइयों की व्यवस्था हो सके, परंतु इस समर्पण से वो खुश नहीं थी। चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जाते रहे हैं, जिसमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराइयों से किए गए पश्चाताप जैसे वास्तव में चंदा परिस्थितियों की शिकार थी। राजा निर्बंसिया कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण और शक्ति उसकी वातावरण और परिवेश का सूक्ष्म, सार्थक तथा प्रतीकात्मक चित्रण करने में विद्यमान है। चाहे कस्बे का परिवार हो, गांव हो या अस्पताल, जहां भी अपने पाठक को कहानीकार ले जाता है, वह प्रमाणिक चित्र साक्षात कर देता है।
तो भाषा और शिल्प क्या है? कहानी राजा निर्बंसिया में लेखक ने कौन सी भाषा और शैली, कौन सी टेक्निक अपनाई, शिल्प किस तरह से कहानी को गढ़ा। हम देख रहे हैं आंचलिकता की छाप देखने को मिल रही है। कल हमने तीसरी कसम पढ़ी थी, उसमें भी हमने आंचलिकता की छाप देखी रेणु की। आज निर्बंसिया कहानी में हम देख रहे हैं कि राजा निर्बंसिया कहानी कस्बे की भाषा की सौंधी महक लिए हुए है। पात्रों एवं परिवेश और कथ्य के अनुरूप भाषा ढलती चली गई है। एक उदाहरण देख देखते हैं कि किस तरह से कहा गया कहानी में कि ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। कसबाई बोली अपने रंग के साथ साथ अर्थ संप्रेषण क्षमता को लेकर आई है। बोलचाल के शब्दों में का भी प्रयोग किया गया है, देशज शब्द भी बीच बीच में आए हैं। तो कमलेश्वर ने परंपरागत भाषा का परित्याग कर नई भाषा का प्रयोग कर अपनी कहानियों में जो है एक विशिष्टता दी है। परंपरागत भाषा का परित्याग कर नई भाषा का प्रयोग किया है अपनी कहानी में, जिसके कारण क्या हुआ है, प्रयोग के स्तर पर विविधता दिखाई दी है। आक्रोश, अकेलापन, तिरस्कार, टूटन आदि भाव को व्यक्त करने के लिए सूक्ष्म भाषा का प्रयोग किया है, जो खास, नए और प्रभावी है। राजा निर्बंसिया कहानी में ही एक उदाहरण दिया गया किस तरह की भाषा है। देखो, उसके आने में और पट्टी खोलने में ऐसे लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। यानी वह इस तरह की भाषा, गांव के बोलचाल की भाषा के रूप में हम देख रहे हैं। सर्वप्रथम राजा निर्बंसिया कहानी शिल्प और कथ्य के लिहाज से काफी चर्चित हुई, जिसको शिल्प तथा संवेदना के एतबार से क्लासिकी रचना का दर्जा हासिल हुआ है, जिसमें दो कहानियां एक साथ चलती है और परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती है और तीसरा अर्थ निकाल रही है। दो भिन्न भिन्न युगों के दो निर्बंसियों की जीवन कथा की रेखाओं को एक तरह से दूसरे को छूती है और काटती हुई चली जाती है। लोक कथा का यह उपयोग शिल्पगत नवीनता होते हुए भी कोरा शिल्प नहीं है, न यह शिल्प कहानी में बंधा हुआ पहुंचता है। राजा निर्बंसिया कहानी में कमलेश्वर ने मूल रूप से क्या दिखाया है कि शिल्प के माध्यम से उन्होंने जिस टेक्निक से कहानी लिखी उसके माध्यम से क्या दिखाया है, दो युगों के बदलाव को। एक लोक कथा जो अवचेतन मन में है, जो दादी मां सुनाया करती कहानी, और दूसरी जगपति की कथा, आधुनिक कथा के माध्यम से नए संदर्भों को व्यक्त किया है। दोनों कथाएं परस्पर विरोधी है, परंतु इन विरोधी कहानियों में ही दोनों युगों के अंतर का पता चलता है। जब वर्तमान की कथा में जगपति और चंदा का दर्द, मन का पश्चाताप और व्यथा का बोझ लेखक सीधे सीधे नहीं कह पाता है, तो उसकी सांकेतिक अभिव्यंजना के लिए लोक कथा का घटनाक्रम वर्जित होने लगता है। चंदा के बाल बच्चा जगपति का नहीं, अपितु बच्चन सिंह कंपाउंडर का है, यह बताने के लिए लोक कथा का ही सांकेतिक रूप से प्रयोग किया गया है। धनंजय वर्मा एक आलोचक है, उनका मानना है
कि राजा निर्बंसिया दृष्टि या चेतना, अगर उसको तुम देखो तो अधिक रूप से ट्रांजिशन का प्रतीक है, संक्रमण का प्रतीक है। निसंदेह कमलेश्वर ने इस कहानी में शिल्प के प्रति सजगता दिखाई है, बड़ी ही जो है सजग रूप से, परंतु इसमें अनुभूति की प्रखरता में कोई कमी नहीं है। जरूर अनुभव किया होगा कहीं ना कहीं हमारे कमलेश्वर ने, इसीलिए इस कहानी की में जो भीतरी यातना है तीव्रता के साथ व्यक्त हुई है। कमलेश्वर की कहानियों का प्रारंभ और अंत बड़ा आकर्षक होता है। अधिकांश कहानियों का आरंभ लोककथा शैली में होता है और राजा निर्बंसिया कहानी की शुरुआत भी लोककथा से ही होती है। एक राजा निर्बंसिया थे, कहानी की शुरुआत इसी तरह होती है, एक थे राजा निर्बंसिया। कहीं कहीं तो ये प्रवृत्ति कहानी के बीच में भी आ जाती है। उनकी कहानियों का प्रारंभ देखकर प्रायः यह अनुभूति होती है कि कहानी कहने की चीज है, इसीलिए वक्ता श्रोता की वार्तालाप शैली का रंग वहां मिलता है। नई कहानी में कमलेश्वर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे कहानी के बंधे बंधाए जिस ढांचे को तोड़कर नई तरतीब देने की कोशिश की है, जिसकी शुरुआत उन्होंने राजा निर्बंसिया से की है, वे आगे के जीवन पर्यंत भी करते रहेंगे। जगपति की यह आत्मस्वीकृति जो अपनी जगह सही है कि मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, किंतु कथा का यह आदर्शवादी और भावुकतापूर्ण अंत है कि मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं। और यही कहानी का एक कमजोर स्थल है। अपनी पत्नी की जायज संतान का स्वीकार और उसे मन से क्षमा प्रदान करना कहानी दो आदर्श का भावुक रोमान का रंग दे देती है, जिसकी कहानी के यथार्थ में संगति नहीं बैठती, जो कहानी की समय प्रभावित या पाठकों को ठेस पहुंचाता है। तो ये तो एक थी राजा निर्बंसिया कहानी के बारे में। आधुनिकता और परंपरा दोनों को एक साथ जूझने वाले भारतीय परिवेश, पारंपरिक मूल्यों के प्रति प्रश्नकुलता के भाव और व्यक्ति मन के अतीत और वर्तमान को लेकर गहरा अंतर्द्वंद लगातार लगा हुआ है। राजा की पारंपरिक कहानी कथा कथन शैली में यह और जगपति का आत्मविश्लेषण और परिवेश के दबाव में टक्कर लेने की मानसिक दंश है राजा निर्बंसिया कहानी। राजा निर्बंसिया कहानी की चर्चा यहीं तक। अब और एक कहानी है आपकी, डिप्टी कलेक्टर। हेलो। हाँ जी सर, असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है, राजा निर्बंसिया कहानी के माध्यम से सामंती मूल्यों से मुक्ति की छटपटाहट और नए मूल्यों के स्वीकार के बीच द्वंद्व को स्पष्ट कीजिए। इस किताब में ही है या पिछले वर्ष का है? किताब में तो ये क्वेश्चन नहीं है सर, ये किताब का नहीं, असाइनमेंट में आया हुआ है। असाइनमेंट में आया हुआ है, बोलिए फिर से। राजा निर्बंसिया कहानी में जो सामंती मूल्यबोध है जी, सामंतवादी प्रथा में क्या होता है? सामंतवादी प्रथा में लोग हेल्प भी करते हैं, पर एक तरह से शोषण भी होता है। राजा निर्बंसिया कहानी में इसी तरह जगपति का भी शोषण हुआ है। वह कर्ज से डूबा गया है, उसको समय पर पैसे तो दिए गए, पर वह डूबकर एक दिन आत्महत्या करता है और वह एक दिन मर जाता है। इसीलिए तो कहानी के अंत में उसने कहा कि मैंने तेल नहीं पिया, मैंने पैसा खाया है। तो वही सामंती मूल्यबोध की कथा जो है कमलेश्वर ने आज भी किस तरह से प्रासंगिक बनी हुई है दो कथाओं के माध्यम से। एक तो राजा निर्बंसिया की कथा और दूसरी जगपति और चंदा की कथा के माध्यम से उसको ही बताया गया है। अब उसको डिस्क्राइब करके लिखना, ठीक है सर? जो इसकी कथा है अपना, हाँ, क्या नाम था ये इसका, बात का चंदा वाली जो कथा है वो तो सामंती मूल्यों से हुआ है, ठीक है, लेकिन राजा निर्बंसिया जो लोक कथा है उसमें सामंती मूल्य कहाँ है?
उसमें सामंती मूल्य नहीं है राजा निर्बंसिया में, क्योंकि एक तो राजा था, इसमें हाँ, लेखक ने आर्थिक परिस्थिति को भी दिखाया है, इसमें सामाजिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक परिस्थिति को दिखाने की चेष्टा की। एक तो आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसके पास क्या है, इज्जत है, सब कुछ है बोलकर बोला गया है कहानी में एक बार एक जगह। पर जिसके पास पैसे नहीं, दोनों कहानियों को कंपेयर किया गया है, यानी उस युग की कहानी और आज के युग की कहानी, पर समाज का जो है बर्ताव वह नहीं बदला है। आज भी वह निर्वंश होने के कारण सामाजिक रूप से प्रताड़ित है, और उस समय चाहे राजा हो चाहे वह प्रजा हो, सबको जो है निर्वंश होने के रूप में मानसिक वेदना भुगतनी पड़ी है। यह बस उसमें नहीं है, सामंती प्रथा हाँ, लोक पर कथा इसमें में नहीं जो अंत दिखाई गई। है वो हाँ जगपति के माध्यम से थोड़ा सा उसका अंत अंत थोड़ा बदल दिया है कि उसने उस चीज को स्वीकार कर लिया। हाँ, उसने स्वीकार किया बस है कि हाँ मैंने जो है पैसे खाए हैं बोलकर। कहानी मतलब को उसमें आप कोई पढ़ेंगी तो चंदा की गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैं उसे वह सब नहीं दे पाया, जो मैं कर्ज में डूब गया जिस कारण वह मजबूर हुई। हाँ 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 जी। और फिर कुछ तृप्ति जी समझ में आया आपको जो जी मैंने सर। आज बताया? ठीक है, आप कहाँ से हैं वैसे? दिल्ली से सर। और दिल्ली से, धन्यवाद। धन्यवाद तृप्ति जी। तो अब और एक कहानी है, अगली कहानी डिप्टी कलेक्ट्री, उसकी आलोचना कर लेते क्योंकि असाइनमेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं, आप असाइनमेंट के बारे में जानकारी आपको वेबसाइट पर ही मिलेगी, वेबसाइट चेक कीजिए। अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टर, यह भी नई कहानी के दौर के कहानीकार हैं, और ये वह कहानीकार हैं उस पीढ़ी की, उनकी पीढ़ी में जब इन्होंने लिखना शुरू किया, ये अपने समय में युवा थे, और जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो चौथे या पांचवें दशक में जब इन्होंने लिखना शुरू किया, उस समय इन्होंने दोनों भारत को देखा, क्योंकि उस समय हमारा पराधीन भारत को भी देखा और स्वाधीन भारत को भी इन्होंने देखा है। तो उनकी कहानियों में जो स्वर देखने को मिल रहा है वह भी मध्यम वर्गीय चेतना का स्वर है। नई कहानी के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे अभी, जो है उसका टाइम भी नहीं है। नई कहानी के बारे में वही सब कुछ है। तो डिप्टी कलेक्ट्री कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की व्यवस्था को बताया गया है, मध्यम वर्गीय परिवार का संकल्प और संघर्ष। इनकी और एक कहानी है दोपहर का भोजन कहानी, जो बहुत चर्चित हुई, बहुत ही फेमस कहानी है, उसमें भी मध्यम वर्गीय विडंबना है। वहां पर भी जो है एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, तो डिप्टी कलेक्ट्री में भी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि डिप्टी कलेक्टर का जो नायक है सकलदीप बाबू, जो कोर्ट में मुख्तारी का काम करते हैं, यद्यपि पिछले 1.5-2 साल से मुख्तारी उनसे चलाए नहीं चलती है, फिर भी राम नाम लेकर कचहरी चले जाते हैं। सर हेलो, सॉरी, ये मुख्तारी शब्द का अर्थ बता दीजिए सर। मुख्तार जो है कचहरी में किए जाने वाला एक पोस्ट है, जिस तरह से वकील होता है वकील की तरह काम करते हैं। इनके पास मुवक्किल आते हैं, उर्दू वर्ड है। हाँ, मुवक्किल यानी जो जैसे आपको कुछ काम है तो आप किससे सलाह मशवरा लेने जाएंगे? मुवक्किल यानी जो केस के लिए जो जाता है।
कोर्ट में काम करते थे, कचहरी में, कचहरी से रिलेटेड वकील ही थे। तो जिससे इनका मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार की विडंबना ही यही है कि अगर कमाएंगे तो खाएंगे, और कचहरी चले तो जाते थे राम का नाम लेकर, अक्सर कुछ पाते थे तो 2 जून का 2 टाइम का चौका चूल्हा चल जाता था। इसके विपरीत अगर दोपहर के भोजन में जो परिवार था, दोपहर का भोजन कहानी में, वह चंद्रिका बाबू उसका मेन कैरेक्टर था, उसने भी इसी तरह 1.5 महीने से किराया नहीं दिया था। उसकी स्थिति यह थी कि उसको क्या हुआ, सरकारी नौकरी में से छटनी जब हुई निकाल दिया गया, क्लर्क के पोस्ट में था, तो उसकी भी यही स्थिति थी। तो दोपहर के भोजन में उसे किस तरह से बची कुची रोटी खाने के लिए मिलती है, वह जिंदगी भर काम करके भी अपनी जमा पूंजी नहीं बना सकता है, और गृह स्वामिनी यानी पत्नी की भाग की आधी रोटी खाकर जीता है। तो डिप्टी कलेक्टरी कहानी में भी यही स्थिति है कि सकलदीप बाबू का जो बड़ा बेटा है, डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा का फॉर्म भरवाकर भविष्य में निवेश का निर्णय करते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो आशा रखता है अपने बच्चों को लेकर, वह किस तरह से उसको पढ़ाता है, लिखाता है, किस तरह से उसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की आशाएं रखता है, सत्य होने को तत्पर सा प्रतीत होता हुआ वह स्वप्न देखता है, और अंत में क्या पाता है, उसका परिणाम ध्वंस ही पाता है, क्योंकि उसका सपना पूरा नहीं होता। बहुत ही संघर्ष किया उसने। देखो, जहां पर उसकी कमाई नहीं होती थी, 150 रुपए उसने कमाए तो 100 बेटे के फॉर्म के लिए दिया, वह भी लास्ट डेट में, जिस दिन आखिरी तारीख थी फीस जमा कराने की, उस दिन दिया डिप्टी कलेक्टरी के फॉर्म भरने के लिए उसने पैसे, और 50 रुपए भी जो बचे अपनी गृह स्वामिनी को घर चलाने के लिए दिया था। पर जरूरत पड़ती है तो वह कहता है कि वह 50 रुपए भी बेटे के लिए मेवा और जो है मिष्ठान लाए, ताकि उसका दिमाग चलेगा और वो पढ़ेगा, क्योंकि बेटा थोड़ी मेहनत करके एक न एक दिन डिप्टी कलेक्टर जरूर बनेगा। तो यह उसकी व्यवस्था है, संकल्प है, संघर्ष किया उसने। और दूसरा है जो पृष्ठभूमि और शीर्षक दिया गया कहानी का। भारतीय, अगर हम जनतंत्र में देखते हैं, लोकतंत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चयन जो आजकल परीक्षा हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, आज भी जीवन में प्रवेश करते हुए अधिकांश युवा छात्र के लिए खुलजा सिमसिम जैसा हो गया। आज कंपटीशन इतना हो गया है सरकारी नौकरी में, जैसा जादुई भविष्य द्वार है। यद्यपि आज अति परिचय के कारण कहानी का शीर्षक से ही तुमको पता चल जाता है कि डिप्टी कलेक्टर यानी एक अच्छा पोस्ट है। स्वाधीन भारत में 6-7वें दशक में वैसा सांकेतिक नहीं रह गया था, यानी स्वाधीन होने के बाद भी 10-20 साल तक उतना कोई सिंबलिक नहीं था डिप्टी कलेक्टरी जैसे। कहानी की रचना के समय 50-55 वर्ष पहले हो सकता था, पहले जो है डिप्टी कलेक्टर के बारे में। आज अभी स्वाधीन भारत का पहला दशक था जब रचा गया था ये कहानी, और पंचवर्षीय योजनाएं, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजना बनी जाती थी। अंग्रेजी शासन के तहत जो है डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया जाता था, और जो है पहले जो अंग्रेजों के समय में डिप्टी कलेक्टर का मनोनयन या चयन जो किया जाता था, राजकीय कृपा का मामला था, सरकारी कृपा होती तो मिलता था। उसके लिए वंश, जाति, कुल, खानदान, संरक्षण, प्रशय आदि निर्णायक जो है तत्व हुआ करते थे। तो स्वाधीन जनतांत्रिक भारत में अब इन तत्वों से मुक्त प्रतियोगिता में अपनी योग्यता से पाई हुई जीत और प्रशासनिक सेवा के उच्चतम स्तर पर पहुंचे हुए रास्ते, अपने वर्ग का अतिक्रमण, वही जो है आज गणतंत्र का नाम दिया जाता है, जिसमें वो डिप्टी कलेक्टरी का पोस्ट होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जीवन के लक्ष्य की भूमिका डिप्टी कलेक्टर में अगर देखा जाए, तो घटनाक्रम की दृष्टि से अगर नई कहानी में, आंदोलन में अधिक रचनाएं
कथानक विहीन कहा जा सकता है। स्टोरी उसमें जो है कथानक नहीं बंधा बंधाया रहता है। जैसे इससे पहले वाली कहानी में भी हमने चर्चा की तो दो कथाएं एक साथ समांतर रूप से चल रही थी। तो पहले कहानी के पहले पेज और लास्ट पेज को अगर हम देखते हैं तो परिवार संसार यहाँ पर बसा बसाया गया है पूरी तरह से। तो उसमें घटित जो क्रियाकलाप है इस कहानी में डिप्टी कलेक्ट्री में उनके जो काम है उसकी जो है विकास कहानी की जो चरम यात्रा कहानी का उत्कर्ष जो दिखाया गया विकास यात्रा प्रस्तुत की गई उसमें हम कहानी के विकास के विभिन्न चरणों को हम पहचान सकते हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से ही शुरू होती है लेकिन शुरू में ही 1 घंटे पूर्व ऐसी बात नहीं थी कहकर कहानी का जो है पूर्वाभास और तत्काल अतीत से संबद्धता दी गई है। घंटा भर पहले पति पत्नी के बीच खासी तेज कहा सुनी और बाद में सकलदीप बाबू घर के बाहर चले गए और घंटे भर बाद लौटते हैं। बाहर जाने से पहले 15-20 मिनट अखबार के फटे पुराने टुकड़े को जमीन से उठाकर पढ़ना, यही जो है ध्यान देने की बात है। आप जमीन से अखबार के फटे हुए टुकड़े को पढ़ना एक छोटे से बेरे को अमरकांत ने के लेखन कौशल का अंग है। इनके द्वारा स्वयं बिना कोई वक्तव्य दिए अपने पात्र के क्रियाकलाप के परिचय से पाइक की कल्पना को उकसाकर पात्र के अनुभव और विचार शामिल किए होने के आमंत्रित करता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर आप पेपर के टुकड़े को उठाकर पढ़ रहे हैं, जाहिर है कि पढ़ने के लिए उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए जो है जैनेंद्र की कहानी पत्नी में भी ऐसे ही देखने को मिलता है कि एकाकीपन को दूर करने के लिए क्या किया जाए। उन 15-20 मिनट के भीतर क्या हुआ है, यह आचरण कहा सुनी या क्षोभ या उद्वेग को काबू करने का प्रयास था या घंटा भर बाद लौटकर जो वे कहते थे और करते थे उससे पता चलता है कि वह 15-20 मिनट तक किसी निर्णय पर पहुंच जाने के क्षण भी थे। सकलदीप बाबू का जो बड़ा बेटा है नारायण, पिछले 3-4 वर्ष में बहुत सारी परीक्षाओं में बैठा है। एमएलए लोगों के दरवाजों के चक्कर भी उसने लगाए और भी उल्टे सीधे फन बहुत सारे इस्तेमाल करने के बावजूद अब तक बेरोजगार है। जीवन का लक्ष्य नहीं मिला है उसे। वो चाहे कितना भी जो है किसी के पैर पकड़ ले, चाहे एमएलए के पास जाए, चाहे परीक्षा की तैयारी करे। 2 बार डिप्टी कलेक्ट्री की परीक्षा में बैठ भी चुका है और इस वर्ष डिप्टी कलेक्ट्री की जगह काफी होने के भरोसे में तीसरी बार किस्मत को आजमाना चाहता है। थर्ड अटेम्प्ट में शायद लग ही जाए। सकलदीप बाबू की पत्नी ने उसको टटोलते हुए बात शुरू करके इसी आशय का प्रस्ताव रखा और सूचना दी कि 2-4 दिन में फीस भरने की तारीख निकल जाएगी। पत्नी की यही बात सुनकर सकलदीप बाबू बिगड़ गए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार है, पैसों के लिए इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बेटे को भला बुरा कहना है और पत्नी द्वारा उसको बचाना बेटे को। क्रोध की हद पत्नी ने यह कह बैठते हैं कि सारी खुरापत की जड़ तू ही है, मुझे जिंदा नहीं रहने देना चाहती तू, मेरी जान निकालेगी, जब भी तेरी छाती ठंडी होगी। यानी मध्यम वर्गीय परिवार की विडंबना, आर्थिक परिस्थिति में जूझता इंसान, लेकिन वही बदल जाता है मध्यम वर्गीय परिवार का मन। 1 घंटे बाद जब अति प्रसन्न भाव से लौटकर सकलदीप बाबू पत्नी को फॉर्म भरने के लिए जो है पैसे 150 रुपए देते हैं और कहते हैं कि गलती किसी की नहीं रे मालती, सारा दोस्त तो मेरा ही है। देखो ना, बाप होकर मैं ही कहता हूं कि लड़का नाकाबिल है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, सारी खुरापत की जड़ मैं ही हूं। थोड़ी दूर पहले कह रहा था कि तू है, अब कह रहा है मैं ही। और जो निराशा थी आशा में बदलती नजर आ रही कि शायद लड़का पास हो जाएगा। परीक्षा की तैयारी, परीक्षा देने के लिए प्रस्थान, परीक्षा फल की घोषणा, कहानी में चित्रित अवधि, ये तीनों हिस्सों में बांटा गया है। परीक्षा के लिए तैयारी, परीक्षा देने गया और
परीक्षा का नतीजा आया। सकलदीप बाबू के क्रियाकलाप और मानसिक व्यवहार पर केंद्रित रखा गया है। मानो प्रतियोगिता में बैठा तो बेटा बेटा रहा है, लेकिन परीक्षा पिता की हो रही है, ऐसा लग रहा है हमें डिप्टी कलेक्टर में। मध्यम वर्गीय परिवार है। बेटे की देखभाल के अलावा मंदिर जाना निर्णय पूर्वक, और लास्ट में जाते समय, एग्जाम जाते समय मंदिर का प्रसाद देना और लोगों से कहना कि नहीं कुछ पैसे दे रहा हूं बोलकर। तो यह थी उनकी व्यवस्था। पर स्वाधीन भारत के पहले दशक में आशा और विश्वास स्वाधीनता के बाद जो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार की जो है पोर्टफोलियो बनाया जाता है, या व्यक्तिगता में वो लोग नेता जो है अपने आगामी कार्यक्रम की सूचना देते हैं। तो उसी प्रकार जो है पंचवर्षीय योजना में शायद बेरोजगारी के बारे में कुछ कहा होगा, पर आशा और विश्वास के साथ बेरोजगार नवयुवक रोजगार की तलाश में किस तरह से उनको विभिन्न प्रकार की मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ता है। परिणाम क्या होता है? आशा और प्रतीक्षा के बीच अटकी हुई सांस है। आशा थी कि बेटा पास हो जाएगा, प्रतीक्षा थी बेटा पास हो जाएगा, पर रिजल्ट आया तो बेटा था 17वें नंबर पर, और मान ली वहां पर रिजल्ट में लिख दिया गया कि 10 तक ही, 1 से 10 के अंदर जो है उन्हीं को ही लिया जाएगा, और 17वें नंबर वाले के लिए तो नंबर आना बहुत देर की बात है। तो जो टेक्निक अमरकांत जी ने लगाई कहानी में, शिल्प लगाया डिप्टी कलेक्टर कहानी में, आदर्श और रोमांस से विरक्ति को आधुनिक भावबोध का लक्षण माना जाता है, और नई कहानी के हर अगले दौर के लेखक ने अपनी तिरछी पीढ़ी के लेखकों को रोमान और आदर्श से ग्रस्त बताकर खुद अधिक आधुनिक होने के दावे को प्रशस्त करते रहे हैं। और डिप्टी कलेक्टर कहानी की शुरुआत में ही बेटे के प्रति बाबू सकलदीप सिंह के क्रोध में विस्फोट की भाषा, फिर इसकी क्या गारंटी कि इस दफे बाबू साहब को ले ही लिए जाएंगे, इस तरह से गुस्सा करता है। और वही चीज देखते हैं कि डिप्टी कलेक्ट्री सच पूछो तो फिर लास्ट में डिप्टी कलेक्ट्री के नाम से घृणा भी होने लगती है। इस तरह कहानी का जटिल विकास शिल्प सहज ही उपस्थित है यहाँ पर। बहुत ही सादगी रूप से, बहुत ही सीधे साधे रूप से अमरकांत ने कहानी में सरल भाषा में कहानी की कथा को आगे बढ़ाया है। उनकी कहानी में नेहरू युग की स्वप्नदर्शी मानसिकता के प्रेरित किस तरह से सकारवादी मानसिकता, पॉजिटिविटी लोगों में अभिव्यक्ति है। डिप्टी कलेक्टर उसी की ही एक अभिव्यक्ति है। तो डिप्टी कलेक्टर कहानी के बारे में इतनी ही चर्चा करते हैं आज। फिर अगली क्लास आपकी जब है नेक्स्ट टाइम में, फिर मैं और 2-3 कहानियों की चर्चा करूंगा। इसी बीच सर अगली क्लास में कौन सी की चर्चा होगी, कौन सी कहानी की? बदबू कहानी की, और जो इसका अगला खंड है उस खंड की एक कहानी बिरादरी और मलबे का मालिक मोहन राकेश की। तो आज जो पढ़ाया आपको समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।